हम 1-2 मिनट। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमैर मुनाफ है और ये मेरा प्रोफाइल आपकी स्क्रीन पे है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं एक मिनट थोड़ी अपनी चीज़ें सेट कर लूँ। चलें, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम उमैर मुनाफ है एंड आई बीन वर्किंग इन बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 16 ईयर्स। मैंने 3 बैंकों में काम किया है। आई बीन इन्वॉल्व इन रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन। मैंने कंसल्टेंसी फर्म में भी काम किया है। कुछ प्राइवेट कंसल्टेंसी असाइनमेंट भी किए हैं। आई बीन टीचिंग ब्लॉकचेन फॉर द लास्ट 4-5 years and I've been a lead trainer at PIAIC for fintech, for blockchain and decentralized finance subjects. And further, I've also been part of visiting faculty at IOBM, and currently I'm also teaching fintech at ICAP institutes, IQSF, IQ and ARTT as well. These are my qualifications, and I don't think we should talk further about it, and let's get start to the subject. अच्छा, what is blockchain? थोड़ा सा हम इसको ब्लॉकचेन को पढ़ेंगे। What is blockchain and how it is helping fintech industry in a way that it is helping and creating a decentralized finance industry. Am I audible? Please मुझे कोई बता दे। Everybody can। आपकी आवाज आ रही है। यस सर, श्योर। चले, अच्छा, ब्लॉकचेन को पढ़ने से पहले ब्लॉकचेन की इम्पोर्टेंस को समझना जरूरी है। हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, दुनिया में कौन कौन बात कर रहा है इसके बारे में। ये IMF की सीनियर रिसोर्स, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, लगाव नाम है ये इन्होंने एक कहा था जो CNBC में छपा है, क्रिप्टो करेंसीज आर क्लियरली शेकिंग द सिस्टम। ठीक है, फिर फाइनेंशियल टाइम्स ने एक हेडलाइन बनाई थी, इन कौन से टाइम में बनाई थी, 2022 जुलाई में, हाउ ब्लॉकचेन इज शेकिंग स्विफ्ट एंड ग्लोबल पेमेंट सिस्टम। आपको पता है ना कि आज सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो स्विफ्ट से कनेक्टेड है, तो ये स्विफ्ट को भी टक्कर देने की बात हो रही है। एलन मस्क वैसे तो ये बहुत सारी बातें कहते रहते हैं, ये कहते हैं कि पेपर मनी इज गोइंग अवे, इनका भी इशारा ब्लॉकचेन की तरफ ही है। फिर SEC ने अपने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, चौथा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड अप्रूव किया था अप्रैल 2022 के अंदर, जिसमें बिटकॉइन को उसने एलिजिबल कर दिया था एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के लिए। और बाकी जो 3 प्रीवियस इशूड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है उनके नाम मैंने साइड पे लिखे हुए हैं, ये इधर राइट साइड पे। ठीक है, तो उसने एज अ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को इजाजत दे दी थी कि वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका एडमिट्स दैट क्रिप्टोकरेंसीज आर थ्रेट टू बिजनेस मॉडल। ये थोड़ी सी न्यूज हेडलाइन में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं यार, या इसकी हाइप क्यों क्रिएट हुई है। एल सल्वाडोर ने अपनी कंट्री के अंदर एज अ नेशनल करेंसी बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लिया है। दे आर वहाँ लोकल करेंसी में बिटकॉइन एक्सेप्टेबल है। और इन्होंने एक रिसेंटली लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें इतने सारे मुल्कों के रेगुलेटर्स और 32 सेंट्रल बैंक एंड 12 फाइनेंशियल अथॉरिटीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। पाकिस्तान से भी सुना है किसी ने पार्टिसिपेट किया था। पूरी उन्होंने रिसर्च भी दी है, ये PwC की अपनी रिसर्च का लिंक भी है। जैक मा क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कुड इनकरेज द वर्ल्ड मोर देन पीपल इमेजिन। एलन मस्क, ये सॉरी, बिल गेट्स क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन इज द टेक्नोलॉजिकल टूर डी फ्रांस। और भी लोग कह रहे हैं। तो कहने का पर्पज ये है, पढ़ने का पर्पज ये है कि ब्लॉकचेन इज शेकिंग द टेक्नोलॉजी, और अब इसको न्यू इंटरनेट कहा जा रहा है। जो अभी आगे जाके Web3 का स्टैक बनने जा रहा है, उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। बेसिकली ब्लॉकचेन विल बी द न्यू इंटरनेट, बैकबोन ऑफ द न्यू इंटरनेट। क्यों? अच्छा,
अब ये न्यू इंटरनेट कह रहा हूँ तो इससे पहले हमें समझने की जरूरत है कि पुराने इंटरनेट क्या था और पुराने इंटरनेट में ऐसा मसला क्या था कि हमें नए इंटरनेट की जरूरत पेश आ रही है। अच्छा, आवाज मेरी अब बेहतर आने लगी है। अच्छा, पहले अब मैं थोड़ा सा लाउडर बोलता हूँ, होपफुली अब आवाज सही आ रही होगी। अब हमें न्यू इंटरनेट अगर हम इसको कह रहे हैं तो हमें समझने की जरूरत है कि पुराने इंटरनेट में प्रॉब्लम क्या था। जैसे कि आप सबको पता है कि 90s के इरा के अंदर इंटरनेट पहली दफा स्टार्ट हुआ था, यूज करना लॉन्च हुआ था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 98। इसके बाद विंडोज की पॉपुलैरिटी के साथ इंटरनेट की पॉपुलैरिटी ज्यादा से ज्यादा होती चली गई थी। और ये जो पहला इरा था 1990 से 2004 तक रफली हम कह लें, बाय द एंड ऑफ 2004 ये हम कहते हैं कि वेब 1.0 का एरा था। इसमें जो नॉर्मली वेबसाइट हुआ करती थी वो सिर्फ न्यूज वेबसाइट या इस तरह की वेबसाइट होती थी जिससे आप सिर्फ डेटा पढ़ सकते थे। टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी, ऑल्दो ईमेल एक्सचेंजेस वगैरह थे, मगर वेब के थ्रू आप टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी। ये पॉसिबल हुआ वेब 2.0 ईरा के दौर में, जो नॉर्मली आप फेसबुक सॉरी यूट्यूब से स्टार्ट हुआ था, फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, इन्होंने ये सब इंटरेक्शन पॉसिबल की, टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल की। उन वेबसाइट्स का, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना कोई कंटेंट नहीं होता था, यूजर्स अपना कंटेंट आपस में शेयर करते थे। अब विकीपीडिया हो गया, फ्लिकर हो गया, जितने भी ये सोशल मीडिया के वेब प्लेटफॉर्म थे, उन्होंने टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल की कि यूजर्स अपना डेटा उन प्लेटफॉर्म पे शेयर करके, अपलोड करके आपस में इंटरेक्ट कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, और उस पे एक वेब 2.0 की इकोनॉमी डेवलप हुई। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये हो गया इस वेब 2.0 इरा के दौर में, प्रॉब्लम ये हुआ कि अब इसके मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ कि आज इसमें जो एक फीचर था सेंट्रलाइजेशन का, सारा डेटा आप उस प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर रहे हैं, आप उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रहे हैं। जितना आप अपनी इमेजेस, जितने कमेंट्स, गूगल मैप्स अगर यूज कर रहे हैं तो आप अपनी लोकेशन, गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, जितने भी आप गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव, जितने भी ये प्लेटफॉर्म है शेयरिंग हो, डेटा स्टोरेज की हो, इसमें प्रॉब्लम ये था कि एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज एंड ओन बाय कमर्शियल एंटिटीज, प्राइवेट कमर्शियल एंटिटीज, जो आपका डेटा स्टोर करना जिन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब इस स्टोरेज ऑफ डेटा से प्रॉब्लम क्या होगी कि आजकल के दौर में आपको पता है कि डेटा इज द न्यू गोल्ड, इंफॉर्मेशन इज द न्यू गोल्ड। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास है, वो उतनी ज्यादा पॉपुलर, उतनी ज्यादा पावरफुल और उतनी ज्यादा वेल्दी बनती जा रही है। अब चाहे आप गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, amazon हो, फेसबुक हो, आज ये कंपनीज दुनिया की पावरफुल गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावरफुल बनती जा रही है। हर आने वाले दिन में इनके पास इंफॉर्मेशन इतनी गैदर हो रही है कि ये शायद आप भी अपने आप के बारे में इतना नहीं जानते जितना ये एंटिटीज, ये सेंट्रलाइज एंटिटीज आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी की इंफॉर्मेशन उनके पास है। आप कितना क्लिक करते हैं, आपने कहाँ क्लिक किया है, क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या मैसेजेस आप सेंड कर रहे हैं, क्या इमेजेस। तो ये अब इनका प्रॉब्लम क्या है? दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये आपकी इंफॉर्मेशन सेल कर सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन उनसे कोई चोरी कर सकता है, हैक कर सकता है। जो ये क्लेम भी करते हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन, ये एडवर्टाइजर्स को आपकी सर्चिंग हैबिट, आपकी ब्राउजर सर्चेज, ये सेल भी कर रहे होते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, मार्केटिंग कंपनीज को भी दे रहे होते हैं। ऑल्दो दे क्लेम दैट दे आर बहुत सिक्योर तरीके से ये आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, मगर क्यों कि सेंट्रल, एक होता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर। इन सब ये सेंट्रलाइज एंटिटी में प्रॉब्लम ये होता है कि इनके सर्वर तो एक पर्टिकुलर जगह होंगे ना, हैक करने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंदर। ये सेंट्रलाइजेशन की वन ऑफ द प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम होता है। अगर वो विलिंगली भी नहीं करेंगे तो जिस तरह याहू, आपको पता है याहू किसी जमाने में नंबर 1 कंपनी थी, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपने रिसेंट न्यूज़ में देखा होगा लास्ट ईयर्स में, पिछले 4-5 सालों में, कि बहुत दफा याहू के सर्वर्स अटैक हुए हैं, उसकी डेटा कॉम्प्रोमाइज हुए हैं।
अब क्योंकि वो उस लेवल की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होगा जब वो नंबर 1 कंपनी होगी, जब उस वक्त जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। तो हो सकता है आज से 10 साल बाद जब ये कंपनीज का भी डाउनफॉल स्टार्ट हो, जब इनकी भी इनकम या रेवेन्यू स्ट्रीम कम होती जाए, तो फिर वो भी इतना स्पेंड ना करें सिक्योरिटी पे, हमारे डेटा को सिक्योर करने में। तो ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, तो हैकिंग का हमेशा डर रहता है, आपका डेटा सोल्ड हो सकता है, प्राइवेसी ऑफ डेटा। तो ये वेब 2.0 गया। अब ये जो हम वेब 3.0, जिसमें ब्लॉकचेन एक बहुत क्रूशियल पार्ट अदा करेगा, जिसमें ब्लॉकचेन वेब 3.0 के स्टैक में बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और ब्लॉकचेन है और भी बहुत सारी चीजें। अब ब्लॉकचेन की मदद से क्या पॉसिबल हुआ है कि आप क्रिप्टो करेंसीज की डेवलपमेंट, पहली दफा दुनिया को नेटिव करेंसी, इंटरनेट की मनी क्रिप्टो करेंसी फॉर्म में ब्लॉकचेन ने दी। ब्लॉकचेन की एक टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइन उसका एक पहला प्रोडक्ट है, जिसको यूज करते हुए बहुत सारी चीजें और डेवलप हो रही हैं, बहुत सारे इकोसिस्टम डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे एनएफटीज, नॉन फंजेबल टोकन बनाना पॉसिबल हुआ है, डिजिटल आइडेंटिटीज बनानी पॉसिबल हुई। आप डिजिटल आर्ट को, डिजिटल एसेट को, म्यूजिक को, पिक्चर को एक डिजिटल आइडेंटिटी दे के टैग कर सकते हैं। आज तो हम इंटरनेट पे कोई एक इमेज अपलोड करते हैं तो कोई भी उसी सेकंड्स को कॉपी करके अपनी क्लेम कर सकता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो उसको प्राइवेटली तौर पे रिकॉर्ड रख रही होती है, जिस तरह यूट्यूब अपनी वीडियोस का किसी हद तक रिकॉर्ड रख रहा होता है, ट्रैकिंग कर रहा होता है किसने अपलोड किए, किसने उसकी रेप्लिका बनाई, मगर वो सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म तक उसकी प्राइवेसी मेंटेन करता है। उसके प्लेटफॉर्म से कोई कॉपी करके डाउनलोड करके कहीं लगा दे, कहीं कॉपी कर ले, उसकी डिजिटल ओनरशिप को ट्रैक करना नामुमकिन है आज के दौर में। ब्लॉकचेन के अंदर जो उसका क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी के थ्रू से पॉसिबल हुआ है कि उस आप डिजिटल आर्ट को एक आइडेंटिटी दे सकें, एक टोकन की फॉर्म में उसकी एक आइडेंटिटी जनरेट कर सकें और उसको टैग कर सकें। इसको अभी हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे विद द शॉर्टेज, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। इसको थोड़ा ब्रॉडली डिस्कस कर लेंगे हम, ब्रॉड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। सही है। अच्छा, अब वेब 3.0 है क्या, ब्लॉकचेन है क्या? वेब 3.0 के थ्रू पॉसिबल होगा कि पहली दफा इंटरनेट पे कि आप अपने डेटा के खुद मालिक हो। जो आप उस वेब 3.0 के प्लेटफॉर्म पे जितना कंटेंट अपलोड करेंगे वो उसके ओनर आप होंगे, वो सॉर्ट ऑफ एनएफटी अपलोड होगा। जिस तरह फर्ज करो अगर आज वेब 3. प्योर वेब 3.0 बेस कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनेगा, तो उस पर जितना आप कंटेंट अपलोड करेंगे उसके ओनर आप होंगे। उसके अगर कोई एडवर्टाइजिंग उस पर चलेगी तो उसका रेवेन्यू का चंक, मैक्सिमम चंक आपको मिल रहा होगा। उसकी अलग साइंस है कि आप किस तरह वो परफॉर्म करेगा, काम करेगा, मगर क्योंकि वो किसी सेंट्रलाइज एंटिटी पे अपलोड नहीं होगा, वो एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे अपलोड होगा। अभी हम ब्लॉकचेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसमें जो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्लॉकचेन की वो है डिसेंट्रलाइजेशन। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, कोई ओनर नहीं होगा उस प्लेटफॉर्म का। बेसिकली अगर फर्ज करो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म जो ब्लॉकचेन है, बहुत सारी ब्लॉकचेन है पॉपुलर, जिसमें से वन ऑफ द पॉपुलर ब्लॉकचेन आप सबने नाम सुना होगा बिटकॉइन का, और दूसरी जो सबसे पॉपुलर ब्लॉकचेन है इथेरियम। इस तरह की बहुत सारी ब्लॉकचेन हैं। ब्लॉकचेन को अगर आप आसान अल्फाज में समझें तो इट्स लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ग्लोबल ऑपरेटिंग। इथेरियम क्लेम करता है कि वो वर्ल्ड कंप्यूटर है, वर्ल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इथेरियम के अंदर एक प्रोग्रामिंग का प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है। बिटकॉइन इज नॉट एन प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन, उसमें आप सिर्फ एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, जिसको आप सिर्फ उसके अंदर जो फंक्शन है वो आप एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं उस बिटकॉइन का यूनिट। हम बिटकॉइन को भी मजीद डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इथेरियम जो एक फंक्शनल या प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि उसके ऊपर आप वेब 3.0 के प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, उसके ऊपर आप अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बना सकते हैं, एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। अच्छा, अब डिसेंट्रलाइजेशन को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज, किस तरह ये डिसेंट्रलाइजेशन काम करती है।
डिसेंट्रलाइजेशन इस तरह काम करती है कि जो ब्लॉकचेन या इथेरियम या किसी भी ब्लॉकचेन की जो प्योर डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन होगी उसके बहुत सारे सर्वर्स होंगे, एक सर्वर नहीं होगा। और वो सर्वर मैं और आप भी उस सर्वर में अपने क्या कहते हैं डेटा सेंटर अपना बना के उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए इथेरियम सर्वर। अच्छा, अब हमें सर्वर बना के पार्टिसिपेट करने का फायदा क्या होगा? हमें फायदा क्या होगा कि उसको कहते हैं माइनिंग। हम माइनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। माइनिंग क्या होती है? माइनिंग इज जस्ट एन अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ब्लॉकचेन। उस ब्लॉकचेन का आप हिसाब किताब कर रहे होंगे, उसकी जो हर ब्लॉक्स जो ट्रांजेक्शन उसमें हो रही होंगी, जो एक्टिविटीज हो रही होंगी, आप उसका प्रोसेसिंग कर रहे होंगे उस ब्लॉकचेन के बिहाफ पे। बहुत सारी नोड्स होंगी, बहुत सारे सर्वर्स होंगे, एवरीबडी विल पार्टिसिपेट। और जो पार्टिसिपेट करेगा उसकी माइनिंग में, उस अकाउंट की, उस रिकॉर्ड की प्रोसेसिंग में, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ये मैं बिल्कुल आसान अल्फाज लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि माइनिंग क्या होती है। ऑल्दो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इसमें इन्वॉल्व है, डिफरेंट ब्लॉकचेन की डिफरेंट मैकेनिक्स होती है। अभी मैं सिर्फ आसान अल्फाज में बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि माइनिंग इज जस्ट अकाउंटिंग या रिकॉर्ड कीपिंग या ऑडिटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन जो हर वक्त ब्लॉकचेन में हो रही होती है। ब्लॉकचेन का सिलसिला ये होता है कि ब्लॉकचेन, मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ बता देता हूँ। ये कुछ ब्लॉकचेन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ब्लॉकचेन का जो दूसरी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इम्यूटेबल है। ब्लॉकचेन के हर कुछ मिनट के बाद एक नया ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन बन रहा होता है, और जो पिछले 10 मिनट में, 15 मिनट में, हर ब्लॉकचेन का अलग टाइम स्केल होता है। हर उस टाइम पीरियड में जितनी ट्रांजेक्शन होती है, वो एक माइनर को वो ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन या ब्लॉक ऑफ एक्टिविटीज मिलती है, और वो उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, एसेस कर रहा होता है, उसका ऑडिट कर रहा होता है, और फिर वो बाकी पूरे नेटवर्क को बता रहा होता है कि मैंने चेक कर लिया, आप भी चेक कर लें। और उस चेकिंग के एवज उसको रिवॉर्ड मिलता है, जिसको माइनिंग रिवॉर्ड कहते हैं। जो आपने माइनिंग का वर्ड सुना होगा ना, ब्लॉकचेन की माइनिंग। तो इट्स वैलिडेशन एंड ऑडिटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन जो हर कुछ कुछ पीरियड के बाद माइनर को मिलता है। हर ब्लॉकचेन का डिफरेंट पीरियड होता है। तो ये सिलसिला होता है। फर्ज करें इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर अभी एट द मोमेंट 17,000 माइनर्स हैं, 17,000 नोड्स हैं, 17,000 सर्वर्स हैं। हर 10 मिनट, हर मेरे ख्याल से इथेरियम की ब्लॉकचेन हर 15 सेकंड के बाद एक ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन माइन होता है। अब उन 17,000 में से किसी एक को वो ब्लॉक माइन होने के लिए मिलेगा। उसका एक मैकेनिक्स से किस तरह मिलता है, उसका मैकेनिक्स अभी रिसेंटली चेंज भी हुआ है। मैं आपको एक जनरल बस मैकेनिज्म बता रहा हूँ। उन 17,000 में से किसी एक को हर 15 सेकंड के बाद एक ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर माइनिंग मिलेगा, फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग या वैलिडेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे ही वो वैलिडेशन कर लेगा वो माइनर, उसको उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ ईथर, उसकी जो क्रिप्टो करेंसी। और बाकी माइनर्स को वो कम्युनिकेट कर देगा कि मैंने चेक कर लिया, आप भी चेक कर दो, उसको अपनी ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड कर लो। तो 17,000 माइनर्स के पास जितना भी इथेरियम ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन डेटा होगा, एक्टिविटीज का डेटा होगा, वो सब के पास इक्वली सेव हुआ होगा। सबके पास कंप्लीट ब्लॉकचेन होगी, सब कंप्लीट सर्वर्स होंगे। अच्छा, वो सर्वर में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर, सॉर्ट ऑफ छोटा सा एक डेटा सेंटर एटलीस्ट होना चाहिए, तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत उसका एक रिक्वायरमेंट है वरना आप वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। हर ब्लॉकचेन के डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, तो आप उसको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक आपको एक उसके स्पेसिफिकेशन के मुताबिक एक हार्डवेयर प्रिपेयर करके उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। वो आप उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉर्ट ऑफ इथेरियम वर्चुअल मशीन डाउनलोड करते हैं और उसमें आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो ये सिलसिला है माइनिंग का। इस तरह एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, इम्यूटेबल है। हर 15 सेकंड के बाद जो ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन आती है, और बिटकॉइन के अंदर हर 10 मिनट के बाद एक ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन बनता है। वो रिकॉर्ड एक दफा हो जाएगा, फिर वो रिकॉर्ड मिट ही नहीं सकता। ये जो इम्यूटेबल लिखा हुआ है ना, एक दफा ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड लिख दिया गया, उसको फिर आप मिटा नहीं सकते। उसमें बेसिकली रिवर्सल एंट्री नहीं जा सकती। उसमें आपको प्रॉपर एक यूनिट ऑफ टोकन ट्रांसफर होते हैं एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे। तो इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट, मैं आपको 1-1.5 घंटे के अंदर ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ा रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉर्मली ये एक एक टॉपिक बहुत एक डिटेल डिस्कशन हो सकती है। इम्यूटेबल किस तरह है, डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह है।
डिस्ट्रीब्यूटेड को तो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इम्यूटेबल के लिए समझ लें, एक दफा ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड में एंट्री हो जाए उसको मिट ही नहीं सकती, फिर आपको काउंटर एंट्री इसके लिए बनानी पड़ेगी, टेक्निकली वो रिमूव नहीं हो सकते। इम्यूटेबल इसको कहते हैं कि जो उसका क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूटेड की नेचर है, उसका जो माइनिंग का मैकेनिज्म है, वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है कि उसका डेटा कभी रिमूव नहीं हो सकता। अपेंड ओनली ट्रांजेक्शन, अपेंड ओनली डेटाबेस है। अच्छा, फिर टाइम स्टैम्प है, हर ट्रांजेक्शन जैसे ही उसका ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाता है टाइम स्टैम्प हो जाता है। प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है, अब जितनी बहुत सारी ब्लॉकचेन आ रही है, इथेरियम है और बहुत सारी और भी आ रही है, सोलाना है और भी बहुत सारी है, वो प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है। उसमें आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर एक प्रोग्राम लिख के आप डिप्लॉय कर सकते हैं। जिस तरह आप वेबसाइट पे अपलोड करते हैं ना, मगर वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तो वो किसी ना किसी के सर्वर में पड़ी होती है, किसी एक सेंट्रलाइज कंपनी के सर्वर में पड़ी होती है। मगर जैसे ही आप किसी ब्लॉकचेन पे कोई प्रोग्राम डिप्लॉय करते हैं, उसको कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ब्लॉकचेन पे जितनी भी कम्युनिकेशन होती है ना, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में कहते हैं। ब्लॉकचेन में जितना प्रोग्राम लिखा जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट आप उस ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करते हैं, तो वो जितने उसके सर्वर्स होंगे, फर्ज करें अगर इथेरियम के 17,000 सर्वर हैं, तो 17,000 सर्वर या 17,000 नोड्स पे वो सॉफ्टवेयर चल डिप्लॉय हो जाएगा। उसका एक एड्रेस होगा, जिस तरह वेबसाइट का एड्रेस होता है ना, इस तरह ब्लॉकचेन पे भी जब आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं उसका एड्रेस होता है। सिक्योर है, वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर आज तक की जो रहती दुनिया तक के जो सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी अभी तक आई है ना, जो हैकिंग टेक्निकली इम्पॉसिबल है उसके अंदर, उसका जो SHA-256 की जो इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी अभी ब्लॉकचेन ने इंट्रोड्यूस की है, वो आज की तारीख तक अनहैकेबल है। उसमें जो बिटकॉइन की अगर क्रिप्टोग्राफी की अगर मैं बात करूं, मैंने कहीं देखा थी, एक की वीडियो देखी थी, 4 ट्रिलियन टाइम्स ऑफ यूनिवर्स की एनर्जी चाहिए उसकी एक SHA-256 के एल्गोरिथम को ब्लॉक करने के लिए, ब्लॉकचेन बिटकॉइन की समझ ले, बिटकॉइन को हैक करने के लिए। एनोनिमिटी है, आप उसमें कोई कंट्री की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई गवर्नमेंट की इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सेंट्रल बैंक उसमें भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। बिल्कुल एनोनिमस है, दुनिया में कहीं भी आप सर्वर लेके उस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये किसी हद तक उसके एडवांटेज भी हैं, और अगर गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। ब्लैक इकोनॉमी को आप रोक नहीं सकते इसमें, और बहुत सारी इस तरह की चीजें, मगर एडवांटेज ये है कि एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, तो ये कुछ ब्लॉकचेन के मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। अब वेब 3.0 को अगर हम बात करें, तो वेब 3.0 ने पहली दफा दुनिया में या टेक्नोलॉजी की दुनिया में पावर किया है कि आप एज अ यूजर जो डेटा आप अपलोड करेंगे, शेयर करेंगे, आप उसके मालिक रहेंगे। आप अपनी कंटेंट का एज एन कंटेंट क्रिएटर, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, एज अ डिजिटल आर्टिस्ट, आप जो कंटेंट NFTs बना के वेब 3.0 के प्लेटफॉर्म पे जो अपलोड करेंगे, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे अपलोड करेंगे, उसकी जो ओनरशिप है वो आपके पास ही रहेगी। नोबडी कैन, कोई आपके कंटेंट को अपने नाम से नहीं शेयर कर सकता। उसकी अगर कुछ रॉयल्टी मिलेगी या उस पर कोई एडवर्टाइजिंग चलेगी, तो वो आपके पास ही क्रेडिट होगी, आपके ही डिजिटल वॉलेट्स में क्रेडिट होगी। ठीक है, अच्छा, ट्रस्टलेस कंप्यूटिंग, इसको वेब 3.0 या ब्लॉकचेन को हम ट्रस्टलेस क्यों कहते हैं, परमिशनलेस क्यों कहते हैं? ट्रस्टलेस इसलिए कहते हैं कि यू डोंट नीड टू ट्रस्ट एनीवन। आप उस टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट कर रहे हैं। आज अगर आप गूगल ड्राइव पे अगर अपना डेटा सिंक किया हुआ है अपने मोबाइल का, या एप्पल वालों ने, आईफोन वालों ने एप्पल क्लाउड पे अपना डेटा सिंक किया हुआ है, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं उस कंपनी को जिसलिए उसने अपना डेटा शेयर किया है। ऑल्दो आपके पास ऑप्शन भी नहीं होता ना ट्रस्ट करने का। इसी तरह गूगल ड्राइव पे आप अपनी चीजें रखते हैं, अपनी इमेजेस सेव करते हैं, वो आप ट्रस्ट कर रहे हैं। अमेजोन से अगर कोई चीज आपने वॉलेट्स बनाए हुए हैं, करीम के बाद आपने डिजिटल वॉलेट बनाया हुआ है, या किसी सदा पे या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे आपने कोई पैसे रखवाए हुए या डिजिटल वॉलेट कोई खोला हुआ है, आप उस एंटिटी पे ट्रस्ट करते हैं। वेब 3.0 को ट्रस्टलेस क्यों कहते हैं? यू डोंट नीड टू ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि पीछे कोई सेंट्रलाइज एंटिटी तो है नहीं। आप जो ट्रस्ट कर रहे होंगे वो टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट करें। फर्ज करें अगर बिटकॉइन पे आप काम करें, तो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी पे आप ट्रस्ट करें।
इथेरियम पे आप काम करें, इथेरियम पे अपने एसेट्स अपने रखें, आप इथेरियम के किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे आपने अपना पर्सनल डेटा, कोई कंटेंट डाला है, शेयर किया है, कोई डिजिटल अपने एसेट्स रखे हैं, तो आप उस पर ट्रस्ट लेस कंप्यूटिंग, यू डोंट नीड टू ट्रस्ट एंड सेंट्रलाइज एंटिटी। आप उस डिजिटल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट कर रहे होंगे, तो इसलिए इसको ट्रस्टलेस कहते हैं। अच्छा, फिर अगर बात करें, अच्छा हमारे साथ कितने पार्टिसिपेंट हैं, देख लो कोई चैट पे किसी का क्वेश्चन आया है। होपफुली आई एम एडिबल ऑडिबल एंड सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है? यस। मैं मुझे पता है मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 1-1.5 घंटा हम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें, ठीक है? अच्छा, दूसरा जो इसमें पॉइंट लिखा हुआ है परमिशन लेस। वेब 3.0 की एप्लीकेशन की बात कर लें या किसी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में जो वेब 3.0 में, जिस तरह मैंने बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने वेब 3.0 को इनेबल किया है। जो बैक एंड टेक्नोलॉजी है ना वेब 3.0 की, वो ब्लॉकचेन होगी, और वेब 3.0 या ब्लॉकचेन विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। जिस तरह अभी सेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनती है ना, प्ले स्टोर पे जाके या एप्पल स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे जाके माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं विंडोज के लिए, तो वो आपको बेसिकली परमिशन, जो ब्लॉकचेन पे बन रही होंगी वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बन रही होंगी, ऐसी एप्लीकेशन बन रही होंगी जो डिसेंट्रलाइज तरीके से डिप्लॉय हुई होंगी और उस पर चल रही होंगी। आपको उस डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में लॉग इन करने के लिए आपको यूजर नेम, पासवर्ड, अपने घर पता, अपना पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी पड़ेगी। जिस तरह आप गूगल पे आप अपना आईडी, ईमेल एड्रेस बनाते हैं, तो आपको कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है, अपना मोबाइल नंबर, अपने एड्रेसेस, अपने सेकेंडरी ईमेल एड्रेसेस और पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे वो बहुत ज्यादा चीजें ले रहा होता है। इसी तरह आजकल आप किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन आईडी बनाते तो वो गूगल से आपका डेटा फैच कर रहा होता है, फेसबुक से आपका डेटा फैच कर रहा होता है, मगर फेसबुक, गूगल को आप बहुत सारी ऑलरेडी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर चुके होते हैं। वेब 3.0 की जो एप्लीकेशन होंगी, जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होगी, वो परमिशन लेस इस तरह होगी कि यू डोंट नीड टू फिल द फॉर्म टू यूज दैट एप्लीकेशन। आप अपना डिजिटल वॉलेट जो होगा आपका, उसको आप सिर्फ लिंक कर देंगे, और डिजिटल वॉलेट बनाने के लिए आपसे वो कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं पूछता। आप डिजिटल वॉलेट, जिस तरह मेटामास्क है, एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, मेटामास्क एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, ब्लॉकचेन पे आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जिस तरह आप किसी बैंक के अंदर वॉलेट खोलते हैं, डिजिटल वॉलेट, या किसी सदा पे या इजी पैसा या जैस कैश, या आप डिजिटल वॉलेट में आप पैसे खोल अपने सेव करने के लिए, और आपको डिजिटली यूज करने के लिए आप सेव करते हैं ना, मगर वो सेंट्रलाइज वॉलेट है सारे ये, जिसमें रुपीज स्टोर होते हैं। ब्लॉकचेन के अंदर क्या होता है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स की कैपेबिलिटी है कि यू डोंट नीड टू ट्रस्ट अ सेंट्रलाइज एंटिटी। आपको किसी कंपनी को ट्रस्ट नहीं करना, आप एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे आप अपना अकाउंट खोलेंगे, और जो आपसे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे नहीं लेगा, उसको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से कोई काम ही नहीं है, दे डजंट कम अंडर एनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के वो आपकी इंफॉर्मेशन लेके वैलिडेट करे, स्टोर करे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, तो वो आपसे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लेता ही नहीं है। तो वो सिर्फ आपसे आपका पासवर्ड देगा आपको, और आपसे आपसे पासवर्ड देगा, और आपको पासवर्ड देगा, और आपको एक सीक्रेट फ्रेज देगा, उसके थ्रू आपको वो वॉलेट आप रिकवर करना हो तो आप सीक्रेट फ्रेज से रिकवर कर सकते हैं, और आपको सिर्फ वो एक एड्रेस दे देगा। इतना सिंपल है और इजी टू यूज। आप metamask.io की वेबसाइट पे जाएं और एक डिजिटल वॉलेट अपना क्रिएट कर सकते हैं विद इन सेकेंड। इतना इजी टू यूज है, और उस वॉलेट के थ्रू, डिजिटल वॉलेट के थ्रू आप किसी भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। आप किसी भी जिस तरह, मैं आपको शायद आगे जाके कुछ एग्जांपल दे पाऊँ, मेकर डाओ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही अभी नाम मेरे जहन में आया, मेकर डाओ। उधर जाके आप, अगर ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है टू जनरेट अ स्टेबल कॉइन, अभी ये बहुत सारे वर्ड मुश्किल होंगे, मगर मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मेकर डाओ एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ।
वहां अगर आपको लॉग इन करना है तो यू जस्ट नीड योर डिजिटल वॉलेट। वो एक कोने पे एक बटन आ जाता है, उस पर आप क्लिक करेंगे, वो आपके डिजिटल वॉलेट से कनेक्ट हो जाएगा। इतना सिंपल है। तो मेटामास्क एक डिजिटल वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है मेटामास्क, डिजिटल डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जो ब्लॉक जिसपे आप अपने क्रिप्टो करेंसी स्टोर कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसीज क्या है? अभी क्रिप्टो करेंसी, हमने अभी क्रिप्टो करेंसीज पे थोड़ा सा क्विक डिस्कशन कर लेते हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे चलती है। बिटकॉइन इज द फर्स्ट सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी कहते हैं कि द न्यू इंटरनेट, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा, बिटकॉइन इज द न्यू इंटरनेट। उसकी जो फर्स्ट सक्सेसफुल एप्लीकेशन है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन ब्लॉकचेन है उस, और उसकी जो उसमें जो फीचर है ना, वो एक क्रिप्टो करेंसी भी है। उस ब्लॉकचेन के अंदर एक ही फीचर है और उसके अंदर है कि वो उसकी अपनी एक क्रिप्टो करेंसी है जो ट्रेडेबल है। आप एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे क्रिप्टो करेंसी, वो बिटकॉइन के यूनिट ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम उसकी लिटिगलिटीज में नहीं जाते। माइनिंग का थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह उसकी माइनिंग होती है। ठीक है। अच्छा, अब नेटिव पेमेंट है। क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू उसकी नेटिव पेमेंट होती है। अभी हम क्रिप्टो करेंसीज को इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा, अभी मैं बेसिकली ओवरऑल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बताना चाह रहा हूँ कि आज की इस सेशन के अंदर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ लें और उसके आगे थोड़ा सा उसको डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से किस तरह लिंक किया जा सकता है वो समझ लें। ठीक है। It uses cryptocurrencies for spending and sending money online instead of relying on outdated infrastructure of banks and पेमेंट प्रोसेसर। अभी ये बैंक्स को क्यों आउटडेटेड कह रहा है, और इसको थोड़ा सा हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी ये तीन पॉइंटर्स आप इधर समझ लीजिए। परमिशनलेस क्यों है कि किसी भी एक्सक्यूज मी, किसी भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे आपको एक्सेस लेने के लिए, उससे पे काम करने के लिए, उसके अंदर एंटर होने के लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, कोई यूजर नेम पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। एवरीवन कैन पार्टिसिपेट, everybody can access to that decentralized platform। इसी तरह ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन है, इथेरियम है। उसमें अगर आपको माइनिंग में पार्टिसिपेट करनी है, एज अ सर्वर पार्टिसिपेट करना है अपनी नोड बना के, तो यू आर फ्री टू ज्वाइन दैट प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स है, परमिशनलेस प्लेटफॉर्म्स है। तो एप्लीकेशंस को यूज करते हुए भी आपको कोई एक्सेस, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई आपकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह कोई माइनिंग में एज अ नोड पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको किसी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है। और यही कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट ऑफ द वेब 3.0 की एप्लीकेशन में होंगी, जो प्योरली डिसेंट्रलाइज है। अच्छा, इसमें भी होती है कुछ 100 प्योर डिसेंट्रलाइज है, कुछ सेमी डिसेंट्रलाइज है, और कुछ डिसेंट्रलाइज है भी नहीं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो प्योर डिसेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं, पब्लिक ब्लॉकचेन। अभी मैं वेब 3.0 वाली स्लाइड पे ही हूँ और ये तीन कीवर्ड्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ: परमिशनलेस, नेटिव पेमेंट और ट्रस्टलेस। नेटिव पेमेंट इसलिए है क्योंकि ये वो क्रिप्टो करेंसीज यूज करता है लोग, और जिस तरह बिटकॉइन है, ईथर है, इथेरियम, बिटकॉइन, इथेरियम, ईथर जो है वो इथेरियम ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसी है, और बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ही है। अच्छा, ट्रस्टलेस भी बता दिया मैंने आपको कि यू डोंट नीड टू प्लग ट्रस्ट थर्ड पार्टी। ये वेब 3.2 की कुछ एप्स है, जो आज जितनी पॉपुलर एप्स है उन सबके रेप्लिका वेब 3.0 की एप्स बन चुकी हैं। अगर हम क्रोम की बात करें तो ब्रेव ब्राउजर है, डिसेंट्रलाइज ब्राउजर है, जो आपकी हिस्ट्री वगैरह कोई सेल नहीं कर रहा, कोई आप एडवर्टाइजर को नहीं सेल कर सकता, क्योंकि वो एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। और बहुत ज्यादा ये पॉपुलर होता जा रहा है डे बाय डे। गूगल क्रोम तो गूगल का ब्राउजर है, वो आपकी सर्च हिस्ट्री पॉपुलेट कर रहा होता है, सेव कर रहा होता है, वो एडवर्टाइजिंग आ रही होती है, और पूरी आपकी डिजिटल फुटप्रिंट को रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसी तरह स्टोरेज में IPFS और स्टोरेज आ गए, ड्रॉप बॉक्स और ड्राइव की तरह के, मगर वो इतने यूजर कन्वीनियंट नहीं है, ये थोड़े डिफिकल्ट टू यूज है। अभी बेसिकली ब्लॉकचेन के डेवलपर्स को यूज कर रहे होते हैं।
इस तरह स्काइप का ऑल्टरनेटिव आ चुका है, ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉकचेन बेस्ड बन चुके हैं। ईओएस एक ब्लॉकचेन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको नहीं पता, हो सकता है कुछ सालों के बाद ऐसे मोबाइल आ जाएं जो ब्लॉकचेन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हो, जिनमें सोशल मीडिया की नेटवर्किंग वेबसाइट्स आ चुकी हैं, स्ट्रीमेट और आकाशा, जो जिस पे आप जितना कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं वो आप किसी सेंट्रलाइज एंटिटी के पास स्टोर नहीं हो रहा था, मगर वो डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टोर हो रहा होता है। इसी तरह चैट्स के आ गए हैं, ईथलांस आ गया रिमोट जॉब्स का। तो हजारों ऐप बन चुकी हैं अभी। वेब 3.0 की बहुत स्पीड से ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज या वेब 3.0 की इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्रीज इससे डिस्टर्ब होती जा रही हैं। ये कुछ इंडस्ट्रीज के नाम लिखे हुए हैं, वन बाय वन तो अभी मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा इस पे। बैंकिंग और पेमेंट को थोड़ा हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, और इसको अभी करंटली पेमेंट इंडस्ट्री और बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस हैं और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के पास क्या सोल्यूशंस हैं उसके, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम अभी आगे जाके, ठीक है। जी मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स के क्या फायदे होते हैं। जिस तरह अब मैंने बताया ना, डिसेंट्रलाइज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होगा तो उसमें कोई सेंटर, वो कहते हैं ना, पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होगा, सेंटर पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होगा। अब किसी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को अटैक करने के लिए अटैकर को बहुत सारे डिसेंट्रलाइज पॉइंट्स को अटैक करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने बात बताई आपको, बिटकॉइन के भी 17,000 नोड्स हैं, 17,000 सर्वर हैं। तो एज ए हैकर को अगर 51% अटैक करना पड़ेगा नेटवर्क पे, अगर उसको ये नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करना है, तो एक सर्वर को हैक करना कितना मुश्किल है आप सोचे। 17,000 का 51% कितने सर्वर हो जाएंगे एट अ टाइम, उसको अटैक करना कितना चैलेंजिंग है। तो इसीलिए मैंने कहा आज की तारीख में जो बड़ी ब्लॉकचेन को अटैक करना नियर इम्पॉसिबल है। डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से नोट्स पे पड़ी हुई है, एक नोट्स का अगर डेटा कॉम्प्रोमाइज होगा, कोई मॉडिफाई होगा, तो बाकी नोट, वो नेटवर्क सिस्टम उसको उस नोट को निकाल के बाहर फेंक देगा, जब तक वो सिंक ना हो बाकी 17,000 सर्वर से। तो ये बड़ी ब्यूटी है, अगर एक आध दो सर्वर अगर हैक हो गए, कॉम्प्रोमाइज हो गए, कोई डेटा मॉडिफाई किसी ने कर दिया, कोई एडिशनल ट्रांजेक्शन डाल दी, तो बाकी जो 99% सर्वर होंगे वो उसको सिस्टम से बाहर निकाल देंगे, अगर वो सिंक नहीं करेगा डेटा तो। सही है, ये हमने स्लाइड देख ली थी। अब ब्लॉकचेन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्लॉकचेन इज एन इनकरप्टेबल डिजिटल लेजर। अब जिस तरह इनकरप्टेबल जो मैंने अभी एग्जांपल दी पिछली स्लाइड पे, उसकी वजह से ये इनकरप्टेबल डिजिटल लेजर है of economic transaction that can be programmed to record not just financial transaction but virtually everything। virtually everything इस तरह के, वो आप डिजिटल आर्ट हो, म्यूजिक हो, कोई ट्रांजैक्शन डेटा हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई एप्लीकेशन हो, जितना कुछ का आप इंटरनेट पे चीजें कर सकते हैं ना, वो सब ब्लॉकचेन पे जा सकती हैं किसी ना किसी हद तक। सही है, ट्रांजैक्शनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ब्लॉकचेन इज अ टाइम स्टैम्प सीरीज ऑफ इम्यूटेबल रिकॉर्ड। हर कुछ पीरियड के बाद एक ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन बनता है और वो पिछली ब्लॉक के आगे ऐड होता चला जाता है, और वो पब्लिकली रिकॉर्ड अवेलेबल भी होता है। पब्लिक ब्लॉकचेन्स का सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल होता है। अच्छा, वो रिकॉर्ड ऐसे स्टोर हो रहा होगा कि किस एड्रेस से कौन से एड्रेस पे कितने ऐसे ट्रांसफर हुए हैं, ये विजिबल होगा, मगर उस एड्रेस के पीछे कौन बंदा है, वो नाम तो वो वॉलेट बनाते हुए ही आपसे नहीं ले रहा होता, तो ब्लॉकचेन को भी नहीं पता आप कौन है। तो बड़ा एनोनिमसली वो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन कर रहा होता है। इम्यूटेबल रिकॉर्ड होता है क्योंकि एक दफा रिकॉर्ड ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन एक चेन में ऐड हो गया, वो कभी रिमूव नहीं हो सकता। और वो क्योंकि इतनी 17,000 और 10,000 नोट्स, अगर बिटकॉइन की बात करें तो 17,000 नोट्स हैं, इथेरियम की 10,000 नोट्स हैं, और भी ब्लॉकचेन की डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इतनी नोट्स पे एक डेटा एक दफा राइट हो जाए तो वो मिटना नियरली इम्पॉसिबल है। अपेंड होते चले जाते हैं एक ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन के बाद दूसरा ब्लॉक, ठीक है। और एक क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी बड़ी सिक्योर में है कि वो डेटा जो कम्युनिकेशन भी हो रही होती है एक नोड से दूसरे नोड पे, वो बहुत ही हाईली सिक्योर तरीके से हो रही होती है, उसके में कहलाती है टू वे इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है। उसको मैं अब जरा डिटेल में हम नहीं जाते, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का क्या है।
अच्छा, ब्लॉकचेन के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें तो रोबस्ट है, स्टेबल है, ड्यूरेबल है, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ये हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस कर लिया। नो सिंगल नोड सर्वर इज द डेटा ओनर, कोई एक मालिक नहीं है सर्वर या एक नोड, बहुत सारे हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ नोड एट अ टाइम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो सब इक्वली डेटा शेयर कर रहे होते हैं, तो इसलिए कोई डेटा कॉम्प्रोमाइज होने की पॉसिबिलिटी कम हो। और जो डेटा स्टोर भी हो रहा होता है ना नोड्स के ऊपर, वो ऐसे नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा इनक्रिप्टेड तरीके से स्टोर हो रहा होता है। नो बडी कैन मिस यूज मॉडिफाई, और वो डेटा, अब ऐसा नहीं है कि वो डेटा सारा कोई कॉपी कर सकता है या कोई मॉडिफाई कर सकता है, वो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं, वो सिर्फ एड्रेस के नाम होते हैं, किस एड्रेस से किस एड्रेस पे ट्रांजेक्शन हुई है। नो वन कैन चेंज मॉडिफाई पास्ट ट्रांजेक्शन, हाईली ट्रस्टवर्दी। ये बेसिकली जितना अभी तक हमने डिस्कशन किया है ना, ये उसके 5-7 बुलेट्स हैं। इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनलिटी भी है। अच्छा, इसको अभी हम बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन भी क्या है, कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनी है ना, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो पहले मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने डेवलप किए थे, डिजिटल मनी का कॉन्सेप्ट है, क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, और टू वे इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है, SHA-256 का। ये 5-7 मेजर कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेट करके बिटकॉइन ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम बिटकॉइन रखा, जो ब्लॉकचेन बेस्ड फीचर्स के साथ उसने लॉन्च किया, जिसकी वजह से उस जो 6-7 कॉन्सेप्ट का जो मजमुआ है ना, ये बेसिकली बिटकॉइन था, मगर वो जिसकी वजह से ये इतनी पॉपुलर भी है। और पहली दफा कोई प्रोडक्ट इंटरनेट पे ऐसी आई जो कम्प्लीटली वर्चुअल था, पहली डिजिटल करेंसी दुनिया को बिटकॉइन ने दी जो कम्प्लीटली वर्चुअल है, बॉर्डरलेस है, सिक्योर है, फास्ट है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसकी माइनिंग कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका वॉलेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था ना, ये दुनिया में आज तक कभी नहीं आया था। नोड पे भी हमने डिस्कशन कर लिया है, माइनर्स को भी डिस्कस कर लिया है। ब्लॉकचेन की डेफिनेशन को एक और देख लेते हैं। ब्लॉकचेन इज एवर ग्रोइंग सिक्योर शेयर्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इन विच each user of the data holds a copy of record which can only be updated if all the parties involved in the transaction agree to update। ठीक है, blockchain is a peer-to-peer distributed ledger that is cryptographically secured, append only, सिर्फ ऐड हो सकते हैं, immutable, मिट ही नहीं सकते, extremely hard to change, and updatable only via consensus agreement among peer। ये जो consensus है ना, ये माइनिंग की बात हो रही है कि कंसेंसस माइनिंग के थ्रू होती है, कि वैलिडेट और वेरिफिकेशन सब आपस में माइनर्स करते हैं, तभी वो अग्रीमेंट पे एक ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन उस सिस्टम का पार्ट बनता है, सेव होता है डिजिटल। तो उस डेफिनेशन में देखा जाए तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पेयर टू पेयर है, आपस में बहुत सारे नोड्स पीयर टू पीयर कनेक्टेड है, सब इक्वल हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड है, अपेंड हो सकता है और अपडेट भी कंसेंसस, सबकी कंसेंसस के बगैर वो कुछ नया डेटा अपेंड हो ही नहीं सकता। इसलिए मुख्तलिफ ब्लॉकचेन के अंदर मुख्तलिफ माइनिंग का सिस्टम होता है, या माइनिंग कह लें, कंसेंसस कह लें, तो ये सिलसिला है। ठीक है, अभी कुछ ये हमारा ब्लॉकचेन का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम कुछ कितनी तरह की ब्लॉकचेन होती है इसको देख लेते हैं। कुछ ब्लॉकचेन होती है पब्लिक, जिस तरह हम बिटकॉइन और इथेरियम की बात करते हैं, ये बहुत लार्ज स्केल पे है, ओपन सोर्स है। पब्लिक में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये ओपन सोर्स होती है और एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट। उनका कोई ना कोई नेटिव टोकन होता है, जिस तरह बिटकॉइन का बीटीसी है और इथेरियम का ईथर है या ईटीएच जिसको कहते हैं, एवरीवन। और ओपन सोर्स कम्युनिटी उसको मेंटेन करती है। इसी तरह कुछ ब्लॉकचेन होती है परमिशन होती है, जो एक पर्टिकुलर कुछ लोगों की परमिशन चाहिए होती है, कम्युनिटी, छोटी कम्युनिटी चला रही होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है, जिस तरह एक रिपल है जिसका टोकन XRP है। स्पेसिफिक पर्पज होती है कुछ, मगर अच्छा
उनका भी कोड कुछ ऐसी है जो ओपन सोर्स भी होती है। फिर कुछ ब्लॉकचेन होती है प्राइवेट ब्लॉकचेन होती है, जिस तरह कोई कंपनी, फर्ज करें कोई हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए कोई बन रहा है, या कंसोर्शियम कोई बैंकिंग इंडस्ट्री में कभी कोई कंसोर्शियम बना, तो वो एक इंडस्ट्री बेस्ड या कोई पर्पस बेस्ड ब्लॉकचेन होगी, वो प्राइवेट ब्लॉकचेन के अंदर आएगी। उसमें एवरीबडी, सब कोई परमिशन लेस नहीं होगी, ये परमिशन ब्लॉकचेन होगी प्राइवेट के लिए किसी हद तक। मगर प्राइवेटली जाहिर सी बात है कुछ कम लोग होंगे, बहुत ही कम इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट होंगे। फर्ज करें 50 हॉस्पिटल ने मिलके या 15 बैंकों ने मिलके कोई ब्लॉकचेन बना ली, तो वो कंसोर्शियम बेस्ड होगा। रोल ऑफ ब्लॉकचेन इन फिनटेक क्या हो सकता है कि आपको ऐसी फिनटेक फर्म्स बननी स्टार्ट हो जाए जहां आपको इंटरमीडिएटीज को कमीशन ना देना पड़े, आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट कर रहे हो, एक यूजर दूसरे यूजर से उस प्लेटफॉर्म के थ्रू डिजिटली इंटरेक्ट कर रहा हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को उसको कमीशन ना देना पड़े, स्प्रेड ना देना पड़े, और वो प्लेटफॉर्म कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज चल रहा हो, ये पॉसिबिलिटी है। फिर सिक्योर ब्लॉकचेन बेस्ड जो प्लेटफॉर्म होंगे बहुत हाईली सिक्योर होते हैं, तो रिस्क ऑफ साइबर अटैक या फ्रॉड्स कम से कम हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट होंगे, कोई ट्रांजेक्शन सबको विजिबल होंगी, पब्लिक रिकॉर्ड पे पड़ी भी होंगी, तो वो ट्रस्ट का एलिमेंट भी होगा, तो ट्रस्टलेस वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा ट्रांसपेरेंसी की वजह से। एफिशिएंट होंगी, इंटरमीडिएटीज नहीं होंगी, कम से कम ट्रांजेक्शन होंगे, तो प्रोसेस क्विकली हो रहा होगा, मैनुअल प्रोसेसिंग नहीं हो रही होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। डिजिटल करेंसीज इन्वॉल्व होंगी, तो रेमिटेंस में जो घंटों या महीनों, हफ्ते, सॉरी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम से अगर आप कोई रेमिटेंस करते हैं, तो आपको भी कुछ दिन लग जाते हैं, घंटे लग जाते हैं, तो वो सेकंड में हो जाएगा काम। एक कंट्रीज के यूजर दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर सकेंगे, ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट हो सकेंगे। ऑल दो इसमें चैलेंजेस बैंकिंग इंडस्ट्री के डिफरेंट है, AML CFT की ये और फैक्टा के और रेगुलेशंस की, ये कॉन्ट्राडिक्ट बात है, मगर ये पॉसिबिलिटी है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एप्लीकेशन बन सकती है ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बन सकते हैं, लेंडिंग बोरिंग प्लेटफॉर्म बन सकते हैं, इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म बन सकते हैं, स्टेबल कॉइन के प्लेटफॉर्म बन सकते हैं, यू नेम इट। ये थोड़ा सा भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को यहाँ से डिस्कस करना हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा डिस्कशन हम कंप्लीट करते हैं, फिर कोशिश करेंगे अगर टाइम बचा तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख लेंगे। मुझे बता दें एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे या नहीं लेंगे एंड में। जी सर, हम 5 to 10 मिनट्स का कर सकते हैं ना एट द एंड। चले हम बिल्कुल लास्ट में रख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ कोशिश की है मैंने आपको, 45 मिनट्स में जितना मैं ब्लॉकचेन के अंदर बता सकता था आपको बताया था, इससे ज्यादा फास्ट में बता नहीं सकता था। तो मैंने जितनी कोशिश की है, बहुत ज्यादा तो हमने डिस्कस नहीं किया ब्लॉकचेन को, बहुत मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बताई है, बहुत स्नैपशॉट आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो अब हम हाउ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ये ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन के अंदर ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस अब क्या क्या रोल प्ले करता है, क्या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है क्या। ये नाम से जाहिर है कि इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ब्लॉकचेन का है, डिसेंट्रलाइज। अभी जितना भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम एक मुल्क में जितने भी हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम सुने, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो एक्सचेंजेस हों, एक्सचेंजेस में स्टॉक एक्सचेंज हो गए, कमोडिटी एक्सचेंज हो गए, डेरिवेटिव एक्सचेंज हो गए, बॉन्ड एक्सचेंज हो गए। अब बैंक्स के अंदर भी हर तरह के बैंक्स आ जाते हैं, डिजिटल बैंक हो गए, सेमी बैंक हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए, एग्रीकल्चर बैंक हो गए, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गए, EMI हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूट जो आजकल वॉलेट्स वगैरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं। ये सब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आ रहे होते हैं। पाकिस्तान में स्टेट बैंक हो गया, SCCP हो गया, इन सबको गवर्न करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी हो गया, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, पेमेंट एंड एक्सचेंज कंपनीज हो गई, इन सबको लाइसेंस लेना पड़ता है उस जिस कंट्री के अंदर आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर। हर मुल्क में ऐसा ही है, पाकिस्तान कोई डिफरेंट नहीं है, दुनिया के हर मुल्क में यही मैकेनिज्म होता है कि आप को अगर फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेट करना है एज अ फाइनेंशियल इंडस्ट्री,
तो आपको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, तभी आप पार्टिसिपेट करते हैं लाइसेंस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इन सब बातों का ऑपोजिट है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे चलता है, ब्लॉकचेन बेस्ड एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनती है। उस ये जो ऑपरेट हो रहे होते हैं वो एज अ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, या जो इनका एग्जिस्टेंस होता है एज अ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एप्लीकेशन या डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ब्लॉकचेन पे होती है। ब्लॉकचेन पे है तो इसका मतलब पूरी दुनिया में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस अगर आप ब्लॉकचेन पे है तो एवरीबॉडी कैन पार्टिसिपेट इन दैट। अच्छा, अब ये ब्लॉकचेन के डिसएडवांटेजेस पहले आ गए, मैं पहले एडवांटेजेस बता देता हूँ। अच्छा, पहले तो ये समझ लेते हैं इस स्लाइड को। अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस काम किस तरह करता है, जिस तरह मैंने, आप अगर नीचे वाली पिक्चर देख लें तो ये तो सिंपल है कि एक ब्लॉकचेन पे एक एप्लीकेशन बनी हुई है, आप एज अ यूजर लैपटॉप या मोबाइल से आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और डायरेक्टली आप पेयर टू पेयर, सामने भी बंदा ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर रहा है, आप भी ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और वो एप्लीकेशन ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हुई हुई है। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल तो बीच में सारी इंटरमीडिएटिस ही खत्म कर दी। यू अगर कोई नॉर्मली, अगर आप रेमिटेंस की एग्जांपल ले लें, आप बैठे हुए हैं एक कंट्री के अंदर, आपका जो काउंटर पार्ट है, चाहे वो आप इम्पोर्टर है एक्सपोर्टर है, आपका भाई है, आप घर पे रेमिटेंस भेज रहे हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के बैंक से बात कर रहे होते हैं। बैंक किसी एक्सचेंज कंपनी से बात कर रहा होता है, एक्सचेंज कंपनी शायद दूसरी एक्सचेंज कंपनी से बात कर रही होती है, और मल्टीपल एंटिटीज इन्वॉल्व होती है। स्विफ्ट का भी रोल होता है। फिर इतने सारे प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व होते हैं तो सबके चार्जेस होते हैं, सबके कमीशन होते हैं। फिर जब इतनी सारी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रही होती हैं तो फिर टाइम लैग भी आता है, सबकी रिकंसिलिएशन हो रही होती है, सब में टाइम लैग आता है, सबके सिस्टम की प्रोसेसिंग हो रही होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम से बात कर रहा होता है, उसकी डेटाबेस से बात कर रहा होता है, रिकंसिलिएशन हो रही होती है, बैलेंस का हिसाब किताब हो रहा होता है, किस बैंक को किस कस्टमर के कितने पैसे देने हैं, फिर उसकी रिकंसिलिएशन हो रही होती है अगले दिन। तो इस पे डेफिनेट टाइम लगेगा आता है, एटलीस्ट एक दिन तो आ ही जाता है, और इनफैक्ट बहुत सारी कंडीशन में एक दिन से भी ज्यादा आ जाता है जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। इवन इसमें एक और चैलेंज भी है कि जब आप कोई ऐसा कंट्री जो सैंक्शन कंट्री है, इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ लगी हुई है, तो आपको वो पॉसिबल भी नहीं होता बहुत सारी जगहों पे। तो ये बेसिकली एक रेमिटेंस की एग्जांपल थी। अब तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने, बहुत सारी बैंकों ने इसको बहुत सिंप्लीफाई भी कर दिया है, मगर फिर भी किसी न किसी हद तक टाइम लैग, एक से ज्यादा एंटिटीज इन्वॉल्व आज भी है। अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसे ट्रांसफर करते हैं, डेफिनेटली चार्जेस तो आज भी बहुत ज्यादा है। आपके अगर आप $1000 ट्रांसफर करें तो आपके कम से कम भी 10 से 20 से 30 से $40 $50 भी आपके डिडक्ट हो जाते हैं, अगर आप कोई रेमिटेंस करना चाहते हैं तो एक तो ये है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को, कि आप जिस भी कंट्री में हो। अच्छा, दूसरा चैलेंज क्या है कि यू नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट, किसी ना किसी बैंक में सेंडर को भी और रिसीवर को भी, आप दोनों को उस एंटिटी के अंदर बैंक अकाउंट होना लाजमी है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप का किसी बैंक में, किसी वॉलेट में आपका अकाउंट ही ना हो और आप उसमें पैसे भेज सकें या रिसीव कर सकें। इट इज वेरी नेसेसरी। ऑल्दो वेस्टर्न यूनियन वगैरह ने कुछ फैसिलिटी दी है, आप ऐसे ही भेज सकते हैं, मगर वो आपसे बहुत ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर लेते हैं। तो अगर लेमन टर्म में बात करें, टू पार्टिसिपेट इन अ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम यू नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट, यू नीड टू हैव अ वॉलेट अकाउंट, जिसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। ऑल्दो आजकल डिजिटल वॉलेट्स वाली कंपनियों ने बहुत ज्यादा कन्वीनियंट कर दिया है, मगर वो बहुत स्मॉल टिकट आइटम के लिए, 1-2 लाख रुपए तो शायद आप भेज दें वॉलेट अकाउंट खोल के, मगर आपको अगर कोई बड़ी अमाउंट किसी ट्रांसफर करनी है, सेंड करनी है, रेमिट करनी है,
किसी की पेमेंट करनी है, यू कांट डू पेमेंट विदाउट गिविंग अ डिटेल पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप एक स्क्रूटनी प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे, आपकी केवाईसी वेरीफाई होगी, आपकी एनआईसी वेरीफाई होगा, आपकी देखा जाएगा कि आपको टेररिस्ट फाइनेंसिंग की लिस्ट में तो नहीं है। तो बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करके आपकी स्क्रूटनी करके आपकी केवाईसी नो योर कस्टमर परफॉर्म होगी, फिर आपको एक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। एक मिनट, स्लाइड में मिस हो गई, मैं वापस से। ठीक है, इस तरह ट्रेडिशनल फाइनेंस काम करता है। Banks are financial giants that facilitate payments, accept deposit, offer financing services to individual businesses and other financial institutions and even government. So they are so large that the total market capitalization of top 10 bank in the world is $2 trillion. और अगर 2021 अप्रैल तक की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एंटायर क्रिप्टो मार्केट वाज 2 ट्रिलियन। तो जहाँ टॉप 10 बैंक्स और ये पूरी इंडस्ट्री में बहुत फर्क है। तो बस कहने का मतलब ये कि अब ये परसेंटेज भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो पिछले 1 साल 1.5 साल से क्रिप्टो मार्केट के हालात इतने अच्छे नहीं है, वरना ये ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो हो गई है, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब देखा जाए तो ये जो ऊपर काम लिखे हुए पेमेंट, डिपॉजिट, फाइनेंसिंग, ये सब काम आज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एप्लीकेशन पे भी पॉसिबल हो गया है। चाहे आपको रेमिटेंस करनी हो, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी, बैंक्स जो दूसरी एक चीज आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, वो एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑफ यूजिंग योर फंड्स। आपके अगर बैंक में पैसे पड़े हुए तो आप किसी भी शहर में कोई ना कोई ब्रांच आपके बैंक की होगी जहां आप बैठ के वो एक्सेस कर सको। किसी शहर में ट्रांसमिट करने हो, किसी को पेमेंट करनी है, तो बैंक वो फैसिलिटी दे रही होती है। ये फैसिलिटी ब्लॉकचेन के अंदर बैंक से ज्यादा है। ब्लॉकचेन से मुराद डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। पेमेंट एंड क्लियरिंग बहुत ज्यादा एफिशिएंटली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की एप्लीकेशन कर सकती है। क्लियरिंग, सेटलमेंट विद इन सेकेंड्स हो जाती हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस उससे ज्यादा बेहतर है। सेंट्रलाइजेशन नहीं है, वो डिसेंट्रलाइजेशन है। ये बेसिकली जो 3 पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, बेसिकली इन 3 क्वालिटीज की वजह से आप बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमने एग्जांपल कर ली, ये मैंने बातें आपको वर्बली बता दी है कि अच्छा, अब ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एप्लीकेशन काम किस तरह करती है। ये भी एक सॉफ्टवेयर लिखा हुआ होता है, एक सीरीज ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे होते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि ब्लॉकचेन की दुनिया में अगर कोई एप्लीकेशन बनती है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में बनती है। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की एप्लीकेशन भी एक सीरीज ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर बनी होती है। जिस तरह के इथेरियम एक पब्लिक ब्लॉकचेन है जो सपोर्ट करती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटी, उसके ऊपर आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो ओपन सोर्स भी होती है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की क्वालिटी ये भी है कि वो ओपन सोर्स एप्लीकेशन होती है। उसका जो कोड होता है पब्लिकली अवेलेबल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कोई उसमें अगर कोई कमीशन कहीं इधर से उधर हो रहा है तो अ गुड ब्लॉकचेन डेवलपर कैन ऑडिट दिस। और कुछ कंपनीज भी हैं जो इस तरह के प्रोग्राम्स को ऑडिट करके भी सर्टिफाई करती है। दे यूजुअली हैव डिसेंट्रलाइज्ड governance to ensure that everyone knows what is happening and that no bad actor can single-handedly make a bad decision. अच्छा, अब जिस तरह कंपनीज के अंदर एक गवर्नेंस सिस्टम होता है ना, ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के अंदर भी पूरा गवर्नेंस का मैकेनिज्म होता है। किस तरह वो एप्लीकेशंस के अंदर कोई मॉडिफिकेशन होगी तो कैसे उसको वोटिंग होगी, कोई डिसीजन मेकिंग कहीं इन्वॉल्व लेनी होगी तो किस तरह पार्टिसिपेंट्स लेंगे, वो सारा मैकेनिज्म मौजूद होता है। जिस तरह कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, इस तरह एक ब्लॉकचेन का भी एक मैकेनिज्म है गवर्नेंस का। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस उस गवर्नेंस मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट हो रही होती है। वो गवर्नेंस मैकेनिज्म को भी डिस्कस करूंगा तो मेरे ख्याल से उसके लिए मेरे ख्याल से 3 घंटे कम होंगे, इतना जबरदस्त उसका गवर्नेंस मैकेनिज्म है।
Decentralized finance protocols are written as line of codes. You cannot cheat the code as it treat every participant equal. अच्छा वो कोडिंग हुई है, पब्लिकली अवेलेबल है, अगर कोई किसी ने कोई गिमिक्स किया हुआ होगा तो पब्लिकली अवेलेबल होगा, चीटिंग नहीं कर सकता कोई, मतलब कोई डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म कोई फ्रॉड नहीं कर सकता इतना इजीली। द कोड रन एग्जैक्टली, हर पार्टिसिपेंट को इक्वली ट्रीट करेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा होगा। नॉर्मली यहाँ तो यूँ होता है ना कि एवरीबडी कांट ओपन अ बैंक अकाउंट, इवन एक डेवलप कंट्री के अंदर भी एवरीबडी कांट ओपन अ बैंक अकाउंट, वो उस KYC या नो यार कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं कर रहा होता हर पार्टिसिपेंट। आप बिल्डिंग का चौकीदार हो गया, कोई आपका गाड़ी साफ करने वाला हो गया, या बहुत सारे लोग हैं जो बहुत छोटी छोटी जॉब्स कर रहे होते हैं, वो बैंक्स के अंदर अकाउंट नहीं खोल सकते, जिसकी वजह से भी ये डिजिटल वॉलेट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आया है कि उनको भी उस प्लेटफॉर्म उस इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो आज से 10 साल पहले तक ये पॉसिबल ही नहीं था कि एवरीबडी कैन ओपन अ बैंक अकाउंट। आज तो ये इसलिए पॉसिबल हुआ है कि ये कंपटीशन अब फील करने लगे ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से। तो अब उन्होंने भी कुछ चीजें स्मॉल टिकट अकाउंट्स के लिए ये सब आसान करनी स्टार्ट कर दी है। अच्छा, DeFi biggest strength is thus availability of intermediate with zero censorship. इंटरमीडिएटीज खत्म हो गई, एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट, ट्रांजेक्शन बीच में हर्डल्स नहीं है, इंटरमीडिएटीज नहीं है। तो ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है। होपफुली ये थोड़ा सा अब आपको फील मिलनी स्टार्ट हो जाएगी कि ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स में क्यों अब एक पोटेंशियल है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि डिसेंट्रीफाई मूवमेंट विद सबको पार्टिसिपेट करने की, रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, ज्योग्राफी, सब उस प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका कस्टमर पूरी दुनिया आपका कस्टमर है, 7 बिलियन पीपल आर योर कस्टमर, जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है तो वो आपसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली इसकी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की एक मैंने बुक पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि आज के दौर में भी अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज हो गए, पाकिस्तान, इंडिया जैसे कंट्रीज हो गए, बहुत सारे ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है जहां आज भी एक मोर देन अराउंड 2 बिलियन पीपल्स को फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस ही नहीं है, ड्यू टू मल्टीपल रीजन, जिसमें से कुछ रीजन तो यहाँ पे भी लिखे हुए जिसकी वजह से एक्सेस दिए, कुछ एलिजिबल ही नहीं है बैंक अकाउंट या किसी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अकाउंट खोलने के लिए। तो इन्होंने बेसिकली उस मार्केट को भी कैप्चर करे, और बहुत सारे और दूसरे रीजन भी हैं। अच्छा, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के भी कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो चीपर है, एक्सेस बैरियर नहीं है, कहीं से भी एक्सेस कर सकता है कोई भी, इजीली अकाउंट खुल जाता है। अच्छा, ये बेसिकली डिसएडवांटेजेस लिखे हुए, एडवांटेजेस नहीं लिखे हुए। हाई कॉस्ट, आज भी जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की जो, मैं बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ मैं। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो एडवांटेजेस पे तो हमने जिक्र कर लिया है कि एक्सेस बैरियर नहीं है, इसकी कॉस्ट कम है, ट्रांसपेरेंट है, इंटरऑपरेटिबिलिटी नहीं, ये तो कॉस्ट है, इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस की बात करें ना तो ये अंडर डेवलप्ड इकोसिस्टम है अभी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की जो इंडस्ट्री है ना अभी बहुत ही इंसेप्शन स्टेज पे है। ये ऐसे ही है जिस तरह 90s का इंटरनेट था, या 1995 में जो इंटरनेट, ये 2000 से पहले इंटरनेट कितनी रॉ फॉर्म में होता था, वेबसाइट्स कितनी यूजर फ्रेंडली नहीं होती थी। आज भी आप डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की एप्लीकेशन देखेंगे वो बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली नहीं है, बहुत टेक्निकल है, उनको यूज करना भी हर लेमैन उसको यूज नहीं कर सकता। उसको यूज करने के लिए आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, वॉलेट्स क्या होते हैं, ब्लॉकचेन में किस तरह आप वॉलेट बनाते हैं, क्या की होती है, क्या पब्लिक की प्राइवेट की वाला चक्कर है, तो आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अंडर डेवलप इकोसिस्टम में भी चीजें डेवलप हो रही है, डेवलपर्स पे काम कर रहे हैं, अभी इतनी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं आई कि जिसपे यूजर फ्रेंडली चीजें बन सके।
टेक्निकल है, लैक ऑफ रेगुलेशन है। अभी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज के अंदर अभी तक रेगुलेशन बनी ही नहीं है, बननी स्टार्ट हो गई है बड़े लेवल, दुबई में और बहुत सारे जो मेजर फाइनेंशियल हब्स हैं वहाँ तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की एप्लीकेशन के लिए रेगुलेशन आ चुकी है। डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बेस्ड, दुबई में अगर बात करें, दुबई और यूएई के अंदर तो रेगुलेशन आ चुकी है। वहाँ आप क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बना सकते हैं, क्रिप्टो फर्म्स बना सकते हैं जो क्रिप्टो कस्टडी रख सके, और भी बहुत सारी सर्विसेज के लाइसेंसिंग की चीज आ गई है, यूएस के अंदर आ गई है। यूएस के अंदर तो बाइनेंस टैक्स ब्रैकेट के अंदर भी आ चुका है, और बहुत सारे, कुछ बाइनेंस का नाम नहीं लेता मैं, मगर बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो बहुत सारे कंट्रीज के रेगुलेटर्स उसको उस पर टैक्स डिडक्ट भी करते हैं। बहुत सारे कंट्रीज अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज पे काम कर रहे हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। अभी बहुत सारी दूसरी सर्विसेज बननी स्टार्ट हो गई है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान में जो 1 KYC का एक मंसूबा है कि पूरे हर बंदे की पूरे पाकिस्तान में एक ही KYC होगी, तो वो भी इसका डेटा ब्लॉकचेन बेस्ड होगा। वोटिंग के जो नए मुल्कों के अंदर सिस्टम बन रहे हैं वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बैकएंड पे यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगर नए NIC वगैरह बनाने स्टार्ट किए तो वो भी अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बनेंगे, क्योंकि डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजमेंट का बहुत जबरदस्त सोल्यूशन है ब्लॉकचेन के अंदर। सेम गोज विद डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। सही। ये दूसरा ये कि ह्यूमन एरर की अभी कैपेबिलिटी इसलिए ज्यादा है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एप्लीकेशंस के अंदर, क्योंकि वो आपको डिजिटल वॉलेट का एड्रेस कॉपी करना पड़ता है। वो एड्रेस 20 डिजिट का होता है, 26 डिजिट का होता है मेरे ख्याल से। वो आपको जरा सी भी आपने गलती कर दी, गलत नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि एक ब्लॉकचेन दूसरी ब्लॉकचेन से भी बात नहीं कर सकती है, तो आपको सही नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ता है, उसका सही एड्रेस कॉपी करना पड़ता है। अगर आपने नेटवर्क दूसरे बिटकॉइन के नेटवर्क से इथेरियम पे अगर सेंड कर दिए तो आपके लॉस हो जाएंगे ऐसे। यू कैन ओनली ट्रांसफर इथेरियम एसेट्स टू इथेरियम नेटवर्क, बिटकॉइन से के नेटवर्क से बिटकॉइन के नेटवर्क नहीं सेंड कर सकते, अभी इंटरऑपरेटिबिलिटी नहीं आई। कुछ एक्सचेंजेस सर्विसेज देते हैं वो इंटरऑपरेटिबिलिटी की, मगर वो भी एक आउट ऑफ द बॉक्स या सेंट्रलाइज एंटिटी वाला सोल्यूशन है। तो ये कुछ प्रॉब्लम थे जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो अभी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंडस्ट्री इसलिए मेच्योर इतनी ज्यादा नहीं हुई, इतनी ज्यादा वो कहते हैं कि पॉपुलर नहीं हुई। ये कुछ रीजन थे, ठीक है। अच्छा, फिर अब ब्लॉकचेन, अगर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात करें तो आज की तारीख में बोरोइंग एंड लेंडिंग प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। उन पे आप उन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एसेट्स बोरो भी कर सकते हैं, क्रिप्टो एसेट लैंड भी कर सकते हैं। आप जो कोलेटरल रखवा रहे होंगे वो भी आप क्रिप्टो एसेट्स ही रखवा रहे होंगे वहाँ, विदाउट रिलाइंग ऑन सेंट्रलाइज एंटिटीज। DXDY एक मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म है, और भी कोई प्लेटफॉर्म है, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना, DeFi लैंडिंग एंड बोरिंग प्लेटफॉर्म, तो बहुत सारे आ जाएंगे। ये सब बातें हमने कर ली है। DeFi इज नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट और कंपनी बट अ वाइड रेंज of financial services which emulate traditional financial industries including banks, insurance, bond, मनी मार्केट एंड मोर। हर सेक्टर के लिए डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बन चुकी है, चाहे वो लैंडिंग हो, चाहे बोरोइंग हो, चाहे वो, अभी मैं आपको कुछ नाम दिखाऊंगा सेक्टर्स के। 2021 तक जो अभी टोटल वैल्यू लॉक, मतलब कितने डिपॉजिट्स थे, वो $67 बिलियन के इक्विवेलेंट थे इथेरियम के अलोन। इम्पॉसिबल। अच्छा, जो कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने काम कर सकते हैं आज की तारीख में, शायद सारे तो नहीं कर पाए, मगर मेजोरिटी ऑफ द चीजें ना वो डीफाई एप्लीकेशन ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, उसके सोल्यूशन अवेलेबल है। अच्छा, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एप्लीकेशन भी कुछ सेंट्रलाइज होती है, कुछ सेमी डिसेंट्रलाइज है, कुछ कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है। अभी जो ज्यादातर सोल्यूशन अवेलेबल है ना वो सेमी डिसेंट्रलाइज है, अभी कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन अभी नहीं बनी। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंडस्ट्री की में क्या क्या, ये बेसिकली इंडस्ट्री के सेगमेंट्स है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंडस्ट्री के सेगमेंट है, एक सेगमेंट स्टेबल कॉइन्स है। अभी सिर्फ हम नाम पढ़ रहे हैं, इसमें डिटेल मैंने थोड़ी सी लिख दी है स्लाइड
शेयर कर दूंगा। आप फिर लैंडिंग बोर्डिंग प्लेटफॉर्म है, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक्सचेंजेस है जिस तरह बाइनेंस है, कॉइनबेस है, पैनकेक्सवैप का नाम सुना होगा आपने, बाइनेंस का नाम सुना होगा, यूनिस्वैप का नाम सुना होगा। फिर डेरिवेटिव्स के प्लेटफॉर्म है बहुत सारे, फंड मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, लॉटरी के प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, पेमेंट्स के बन चुके हैं, इंश्योरेंस के बन चुके हैं, एंड यू नेम इट, गवर्नेंस के, जिस तरह मैंने बताया कि पूरे DeFi बेस्ड प्लेटफॉर्म बन चुके हैं गवर्नेंस के भी। तो ये है, बस अभी मैं यहाँ अपना डिस्कशन स्टॉप करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ ले, तो वरना या हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है। कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज करें, हम वन बाय वन क्वेश्चन लेंगे। चैट पे अगर किसी के क्वेश्चन है तो चैट पे पूछ ले, स्लाइड शेयर कर दूंगा मैं जी, और बोले। Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। This is Abbas Raza. Thank you so much, Umair, for such a great presentation. I think ये जो है वो अब talk of the town is the blockchain technology. और alhamdulillah you have briefed it such a nice way. तो काफी हद तक चीजें तो already जो है वो clear हो गई हैं. Myself Abbas Raza Oriala, I president bank basically Al Sadiq. So on behalf of the institute, I am very thankful to you for your time, and inshallah my pleasure. we would like to have you on board for further webinars on such topic which needs some clarity. नहीं बिल्कुल, आई विल बी हैप्पी टू contribute in that. Thank you. Hassan Khan, I think, has a question जी on जी chat. प्लीज। अच्छा, बेसिकली ज्यादातर लोगों के सवाल भी यही आता है कि पाकिस्तान में कब आएगी ब्लॉकचेन, हम पाकिस्तान में कब चीजें देखेंगे। देखें, कोई भी टेक्नोलॉजी है ना पाकिस्तान में अलग से नहीं आती, इंटरनेट पे ही आती है। अब आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी दुनिया में आई है, जितनी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, अब चाहे वो सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हो, ट्विटर, फेसबुक, जितनी भी यूनिवर्सल एप्लीकेशंस होती हैं वो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली नहीं आती, वो हम इंटरनेशनली पॉपुलर होती हैं। तो आप ये कहें कि जिस तरह मैंने पूरी डिस्कशन में किया है, ये तो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करी। ऐसा नहीं होगा कि कोई रेगुलेटर किसी मुल्क में बोले कि आप इधर आके डिसेंट्रलाइज काम करें, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को कोई रेगुलेटर दुनिया का प्रमोट नहीं कर सकता। ये हम एंटी रेगुलेटर बात कर रहे हैं। तो इस तरह की डिसेंट्रलाइज, मगर डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, जिस तरह मैंने बताया कि KYC पे काम हो रहा है, क्या कहते हैं, वोटिंग सिस्टम पे काम हो रहा है। तो इस ब्लॉकचेन और इस डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कोई दूसरी एप्लीकेशन बनेगी, जाहिर सी बात है। फाइनेंशियल एप्लीकेशंस तो कोई रेगुलेटर या कोई कंट्री प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि वो एंटी स्टेट बात हो रही है, ठीक है। कोई और सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा बेसिकली 2 क्वेश्चंस है सर। एक ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी एक है और इसका डिफरेंसेस है, और दूसरा सर अगर हम ब्लॉकचेन को इस्लामिक फाइनेंस में अप्लाई करें तो ये पॉसिबल है नहीं है सर? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने इंटेंशनली क्रिप्टो करेंसीज का ज़्यादा डिस्कशन आज की टॉपिक में नहीं किया। बेसिकली मैंने जिस तरह बताया कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन एक पहली सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन है। जिस तरह इंटरनेट की अगर आप सबसे पहली सक्सेसफुल एप्लीकेशन देखें तो शायद नेटस्केप थी या yahoo.com थी, इसी तरह जो ब्लॉकचेन की सबसे पहली सक्सेसफुल एप्लीकेशन थी वो बिटकॉइन थी, जो एक क्रिप्टो करेंसी है। ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। जिस तरह इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर आप मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज बना सकते हैं। आज जो दुनिया में अगर 10,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो वो 70% जो क्रिप्टो करेंसीज बनी है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई है। तो ब्लॉकचेन के अंदर क्रिप्टो करेंसीज बनाने की, डेवलप करने की कैपेबिलिटी है। क्रिप्टो करेंसी एक यूटिलिटी है, एक फीचर है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा इस्लामिक फाइनेंस। इस्लामिक फाइनेंस
क्योंकि हम एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं, तो असल जो टैगिंग में प्रॉब्लम आता है हमें कि हम एक एसेट को अगर NFT टैग कर दें और उसको फिर हम यूटिलिटी और उसकी जब करें तो वो उसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस बन सकती हैं इस्लामिक बैंकिंग। और मैं तो समझता हूँ कि इस्लामिक बैंकिंग और ब्लॉकचेन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और बहुत सारी चीजें जो ट्रैकिंग करना जो हमारी कन्वेंशनल तरीके से पॉसिबल नहीं है वो ब्लॉकचेन के अंदर पॉसिबल हो जाएगा आगे जाके इस्लामिक फाइनेंस के लिए। जी, कोई और? अच्छा, किसी ने लिखा है कि Web3 फेल हो गया, और क्या वो तो जब इंटरनेट भी 2020 के अंदर, वो 2000 के अंदर हम तो समझते, हम एक न्यूज़ सुनते थे कि .com बबल बस्ट हो गया और इंटरनेट का टेक वो प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे याद है जब मैं 2005-2006 में ग्रेजुएशन कर रहा था, उस जमाने में ये बड़ी लोग कहते थे कि .com बबल बस्ट हो गया है और अब IT का कोई फ्यूचर नहीं है। तो ऐसे ये लोग अभी कहते हैं कि Web 3.0, Web 3 के अंदर भी मैंने बताया कि एक बहुत वास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज है जो अभी बहुत इन्फेंट स्टेज पे है, जिसके अंदर मेटावर्स है, ब्लॉकचेन है, IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसमें मशीन लर्निंग के बहुत एडवांस चीजें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बन के Web 3.0 इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। जिसकी जो बैकबोन होगी ना वो ब्लॉकचेन होगी, जो बेसिकली जो बैकएंड सर्वर्स होंगे ना वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी। तो अभी तो बहुत चीजें आनी है, इट्स वी आर जस्ट, अभी तो चीजें स्टार्ट हो रही है। जिस तरह मैंने बताया ना कि अभी हम 1995 में जिस तरह इंटरनेट था ना, आज ये Web 3.0 वहां खड़ा है। अभी ये स्टेट बैंक काम कर रहा है नहीं कर रहा है इसके जवाब तो मैं नहीं दे सकता किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। अभी तो हम जब पढ़ रहे थे ना, कि जो मैंने पढ़ा है, मैं चाहूंगा अगर उससे रिलेटेड कोई सवाल है कि ब्लॉकचेन, अगर किसी को समझ नहीं आया कि ब्लॉकचेन क्या है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल करेगा तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। देखिए, ब्लॉकचेन एक किसी ने सवाल पूछा है कि इज इट पॉसिबल दैट इन फ्यूचर ब्लॉकचेन विल बी कंट्रोल्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन और लीगल एंटिटी। इसका मैंने जवाब दिया था विद इन माई ट्रेनिंग ही कि ब्लॉकचेन की 3 टाइप्स है। एक ओपन सोर्स है, या जिसको हम कह लें कि एक पब्लिक ब्लॉकचेन है, जिसमें जो दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय नो वन और एवरीबॉडी कैन पार्टिसिपेट। कुछ दूसरी तरह की होती है, कुछ कंसोर्शियम बेस्ड ब्लॉकचेन होती है जिसमें एक इंडस्ट्री पार्टिसिपेट कर सकती है, कुछ होती है फिर प्राइवेट ब्लॉकचेन है। तो इस तरह की कैटेगराइजेशन है ब्लॉकचेन की, डिपेंडिंग उसकी यूटिलिटी क्या है, किस चीज के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, यार ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट ब्लॉकचेन के कोर्सेज करवा रहे हैं, PIA वन ऑफ वन है, और आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी आपको मिल जाएंगे इदारे, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है? नहीं, मैं ये अभी कोई रेकमेंड नहीं कर सकता किसी इंस्टीट्यूट को इधर। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन ओवर हो गए, या सेशन अपना एंड करते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कोई चीज मेरी बात बुरी लगी हो, कोई चीज आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट, तो आई एम सॉरी अबाउट इट, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।